आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैंने देखो एक पिछले वाली वीडियो में बताया था बच्चों को कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें एम्स में और स्टेट गवर्नमेंट में अभी वैकेंसीज आने वाली हैं और वो देखिए आ चुकी हैं। देखते हैं, ये एक ना कॉमन रिक्रूटमेंट है एग्जामिनेशन फॉर एम्स का एक कॉमन टेस्ट ले रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे जो एम्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट हैं। अब देख लेते हैं कि फिजियोथेरेपी की कौन कौन से एम्स में आती है और लास्ट डेट भी देखते हैं कौन कौन सी है, कितनी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो फिल नहीं कर सकते हैं वो क्या करें। देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CRE एम्स शॉर्ट वर्ड में ये आपको करना है CRE एम्स। लिस्ट ऑफ देखिए ग्रुप बी और सी पोस्ट हैं, ठीक है, एक ही कोई पोस्ट नहीं है तो इट मीन्स इंटरव्यू मुश्किल है इसमें। ओनली एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम बेस पे ही मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और ये कंडक्ट करा रहा है एम्स न्यू दिल्ली। अब कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, ठीक है। फर्स्ट है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एम्स 1 डिटेल, सेकंड डिटेल ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें ये सेकंड में है। लिस्ट ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी वाइज वैकेंसी थर्ड। फोर्थ है एप्लीकेशन फ़ीस। देखिए ये एप्लीकेशन जो फ़ीस है ना बहुत ज़्यादा है, इतनी होनी नहीं चाहिए। अब एक बात बताइए, जनरल OBC 3000 है, SC ST कैंडिडेट 2400 है, पर्सन विद डिसेबल वो एग्जामिशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी फ़ीस होनी चाहिए और एम्स को इन फ़ीस के ऊपर भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं। 3000 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़े नहीं होते हैं एक मिडिल फैमिली के लिए, ठीक है। तो ये देख के फ़ीस क्राइटेरिया देख के मुझे कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं। पर क्या करें, अब एग्ज़ाम देना है तो सब, चाहे कोई भी हो, फॉर्म फिल करने के लिए सब पैसे तो अपना जुगाड़ बनाते ही हैं, फॉर्म भरते ही हैं। चलो कोई बात नहीं, पर ये ठीक नहीं है इतनी फ़ीस। नेक्स्ट है फिफ्थ, द कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फ़ी इफ़ एनी एप्लीकेबल विल बी पेबल टू द बैंक बाय द कैंडिडेट। सिक्स्थ है आपका, इसमें एप्लीकेशन फ़ी वंस लिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड। इसमें ये कहा है कि एक बार ही आपको फ़ीस भरनी है और वो रिफ़ंड नहीं होगी अंडर एनी सर्कमस्टेंसिस, इवन इफ़ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू इन एलिजिबल फॉर डेट अप्लाई पोस्ट। अगर आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाता है तो भी आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। सेवन्थ, एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फ़ी वुड नॉट बी कंसिडर्ड एंड सिमिलरली रिजेक्टेड। 8 है एप्लीकेशन फ़ी ऑफ SC ST कैंडिडेट हु अपीयर। देखिए इन्होंने ये बताया कि जो SC और ST कैंडिडेट हैं और जो अपीयर होंगे, ठीक है, मीन्स पास होंगे, ठीक है, उनकी जो ये फ़ीस है 2400 रुपये, ये डिपार्टमेंट आपको रिफ़ंड कर देगा। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन। अब इन्होंने शुरू में सबसे पहले फ़ीस की बात कर दी और कोई बात ही नहीं करी। चलो देखते हैं, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है 18 दिसंबर 2023, जो कि बिल्कुल नज़दीक ही आ रहा है। नवंबर और दिसंबर, मंडे 18 से 20 दिसंबर तक आपके ये एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। आगे पीछे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट डेट पे ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं, पर फिर भी जब उन्होंने आपको आइडिया दिया है कि इतने से इतने हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन तो एम्स भेजता ही है। एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा आपका 12 दिसंबर को,
ठीक है। देखिए 18 दिसंबर का पेपर है, 18 से 20 दिसंबर तक आपके 2 दिन पेपर चलेंगे और 12 दिसंबर ट्यूसडे को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और टेंटेटिवली डेट होती है, देखो इसमें भी टेंटेटिवली लिखा हुआ और यहाँ भी टेंटेटिवली लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे www.aimsexam.ac.in, ठीक है। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय पोस्ट। नोट पढ़ लेते हैं। एडमिट कार्ड इज रिलीज्ड issues on the basis of information provided at the time of online application without any scrutiny of detail. It is issued only to appear in the examination and does not guarantee eligibility, appointment and selection. तो ये कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड रिलीज इशू होगा किस बेसिस पे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट एनी स्कैंटी ऑफ डिटेल. इट इज़ इशू ओनली अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड डज नॉट गारंटी एलिजिबिलिटी, अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन. तो जो भी आपका जो ये एडमिट कार्ड है ये जो रिलीज़ होगा ये आपका ये आपका टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट एनी स्कैंटी ऑफ डिटेल, उस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होगा। ये रिलीज़ आपको पहले ही अपना एडमिट कार्ड निकाल के लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 11 पैटर्न स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 90 मिनट का होगा, ये वाला एग्ज़ाम, ठीक है। ना 90 मिनट का एग्ज़ाम है। इसमें आपका क्या क्या आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीन CBT होगा, और कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे अच्छे करके जाना, बिल्कुल कभी आप इनको छोड़ के चले जाओ। ड्यूरेशन होगी आपकी जनरल की जो पेपर आएगा उसकी 45 मिनट और सब्जेक्टिव की 45 मिनट। टोटल MCQ 40 आपके रहेंगे जनरल के और 40 ही क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्टिव। तो अब ये देखिए कि आपको सबसे पहला क्या पॉइंट आया है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। 10 MCQ आपको इंटेलिजेंट और रीजनिंग के मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मिलेंगे। कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़रूर करके जाना, छोड़ना नहीं है ये एरिया। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, इसमें भी देखो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं आते कि सिंपल से दे दिए और हो गए। इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये भी बहुत ही अच्छा पार्ट है। कंप्रीहेंशन तो 5 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के और 2-3 क्वेश्चन ये हिंदी इंग्लिश के डाल देंगे। तो आपको जो फिजियोथेरेपिस्ट वाले बच्चे हैं और भी बच्चे हैं, मेरा मानना तो यही है कि देखो सब्जेक्टिव तो आप ऑलमोस्ट पहले से ही पढ़ते ही रहते हो, ठीक है, और तैयारी हो भी गई होगी अभी तक। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना जो एक कैंडिडेट है जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैं अभी उसको बताना चाहूँगी, वो बच्चा अपने इस पार्ट पे ज़रूर ध्यान दे, ठीक है। नाम तो मुझे नहीं पता है पर उनका सब्जेक्टिव बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम में उनके सब्जेक्टिव अच्छे मार्क्स आए हैं, बट वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं जीके की वजह से मेरा हमेशा एग्ज़ाम रह जाता है। तो वो बच्चा ध्यान दे अपने इस पार्ट पे। देखो एक तो कंप्यूटर का अच्छे से कर ले, कंप्यूटर का आपको
ज़रूरी नहीं है कि जो जीके की बुक में कंप्यूटर है आप बस उसी से काम चलेगा, नहीं। आपने MS एक्सेल वर्क, जो हम फ़ोन में ये इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस डालते हैं ना, उनके आइकन्स होते हैं, आप उनको भी पढ़ के जाना, क्योंकि एम्स ऋषिकेश में उस आइकन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो जो फ़ोन पे हम करते हैं काम, उसके भी आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, ये वाला पार्ट उनके लिए अच्छा रहेगा। और रीजनिंग, ठीक है। और देखो 50 में से 40 मार्क्स का ये है, और 40 में से अगर किसी बच्चे के 30 मार्क्स आते हैं, ठीक है, 30 मार्क्स आपके इसमें आ गए, इसमें जीके में, और 35 मार्क्स, 30 to 35 मार्क्स आपके आ गए सब्जेक्टिव। तो जो 80 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम है, उसमें से 60 to 65, मैं तो कहती हूँ कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप 70 का स्कोर बना के चलें कि हमारे 70 मार्क्स आने चाहिए। तो 60 के अराउंड 65 के अराउंड आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए अब करते हैं, देखो मेरे को बीच में बतानी तो नहीं चाहिए क्योंकि ये वो पार्ट है, वैकेंसी वाला पार्ट है, पर कोई बात नहीं, बताने में क्या जाता है। क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया, ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स E1, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए कितना अच्छा है ये तो लाइन मैं कहती हूँ जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि देयर विल बी, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% फॉर जनरल EWS, 35 OBC और 30 SC एंड ST, ठीक है। तो 80 में से 40 नंबर वाला जो बच्चा है वो जनरल EWS के लिए होगा, 35 वाला OBC और 30 SC और ST। बट जो रैंक आती है ना, रैंक डिपेंड करेगी आपकी कि कितने रैंक पे लिस्ट लगेगी। फॉर PWBD irrespective of the category qualifying marks will be 30%। आगे है रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, वो आपको पता ही है, सबको पता होता है। अगर एक कैंडिडेट के इक्वल मार्क्स आते हैं तो उनको फर्स्ट बाय मार्क इन डोमेन स्पेसिफिक पार्ट विद कैंडिडेट, हायर मार्क्स विल बी प्लेस हायर इन मेरिट, नोट रिजोल्व बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर, ठीक है। जो ओल्ड होगा उसको लिया जाएगा। इफ़ नॉट रिजोल्व बाय फर्स्ट एंड सेकंड अबव बाय यूजिंग फर्स्ट नेम ऑफ कैंडिडेट विद फर्स्ट अल्फाबेट विल बी प्लेस हायर, ठीक है। इसमें एक स्किल टेस्ट भी होगा छोटा सा आपका, as applicable to irrespective post for candidate qualifying in CBT. A candidate may be eligible for one or more than one or all posts in group subject to eligibility criteria mentioned in Annexure 3rd for post. Eligibility means overall eligibility as per applicable rules, ठीक है। ये कह रहे हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं करेंगे। चलिए नोट करते हैं, एलोकेशन फॉर अपॉइंटमेंट विल बी बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी, मेरिट एंड चॉइस। जो बच्चे अपीयर हो जाएंगे और उनकी जो उनको जो एम्स मिलेगा वो उनकी एलिजिबिलिटी, मेरिट और चॉइस पे मिलेगा। डिटेल ऑफ सेम विल बी पब्लिश इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। 12th and no objection certificate from the present employer in case of candidate working in government, semi quasi government, PSUs, autonomous bodies or any institution funded by government is mandatory, otherwise candidate will not be considered for the post।
अब कर लेते हैं बात जनरल कंडीशंस। देखिए फॉर्म तो फिल होगा आपका ऑनलाइन, ठीक है, मैं भी जनरली बताऊंगी आपको। और आपके जो वेबसाइट है एप्लीकेशन www.aimsexam.ac.in। डेट ऑफ फॉर्म एप्लीकेशन, फॉर्म भरने की डेट कौन सी है हमारी यहाँ पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग 17/11/2023, मीन्स अभी जो चल रहा है 17/11/2023 से 1/12/2023। अब आज डेट हो गई है, देखो 17/11/2023 और 1/12/2023 ये ओपनिंग डेट है फॉर्म की और ये क्लोजिंग डेट है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को अभी बच्चा बिज़ी है और फॉर्म फिल करना चाहता है, वो ना प्लीज़ अपना ना अलार्म भर दें, ठीक है, कि शाम को मुझे फॉर्म भरना है या कल मुझे फॉर्म भरना है। और अलार्म भर के कई बार ऐसा होता है कि बिज़ी जब रहते हैं तो याद नहीं रहते फॉर्म भरने भी, तो अपनी अलार्म डेट डाल दो और फॉर्म को अपने आप भर दो। तो देखो 3 दिन तो जा चुके, 3 और 3 6 दिन तो जा चुके क्योंकि आज 23 तारीख है। तो हमारे पास बचे हैं ओनली एंड ओनली 7 डेज़, ठीक है। इन 7 डेज़ में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट है आपका however all the application are advised to keep a copy of the registration slips with them along with proof of payment and for the records. Correction in registration will not be considered through any mode, email and letter. देखो अगर रजिस्ट्रेशन में कोई करेक्शन नहीं की जाएगी, कंसिडर्ड थ्रू एनी मोड दैट इज़ ईमेल एंड लेटर। मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद हम आपकी फॉर्म की करेक्शन नहीं करेंगे। हैंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर रजिस्ट्रेशन form carefully as no correction will be allowed after specific date as per the procedure. अब ये 5th reason for rejection status of application. Only the candidate requiring correction during status in registration or completion of application form only for those who had made payment. The edit panel will be available 6/12/2020 to 7/12/2020, ठीक है। तो वो ये डेट बता रहे हैं कि अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है विदाउट उसके पेमेंट के, तो उस टाइम तक भी आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, मीन्स पेमेंट को, ठीक है। ये पेमेंट की बात कर रहे हैं, नो की करेक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन विल बी क्लोज, 1 तारीख को बंद हो जाएगा 5 बजे, ना कि 12 बजे। कई बार कुछ फॉर्म होते हैं जो रात को 12 बजे बंद होते हैं, पर नहीं, ये 5 बजे ही बंद हो जाएगा पोर्टल। वो ये 8वें में है, वो ये बता रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेजेस ऑफ फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन शुड बी एज पर द गाइडलाइंस, अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन, जनरल लिंक्स एंड विजिबल clearly in the preview at the time of filling out an application online mode. अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे आप। अब करते हैं एज रिलैक्सेशन। देखिए जो बच्चे अभी यंग हैं उनके लिए तो कितनी अच्छी बात है कि वो इतने सारे फॉर्म्स को फिल करके एग्ज़ाम तो दे सकते हैं। और जो अब एक तो वैकेंसी ही इतने दिनों में, इतने सालों में अब आई हैं, और पहले तो वैकेंसी ही नहीं आती थी हमारे टाइम में। और जिनकी एज जा चुकी है उनको कितना अफसोस हो रहा है कि
लिटरली मैं बताना चाहूँगी कि मैं भी एक साल के कारण ही मैं ये सारे फॉर्म्स नहीं भर पा रही हूँ, ठीक है। और रिजर्वेशन जो है वो 3 इयर्स की मेरे को लगानी है, पर मैं वो रिजर्वेशन भी नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि मैं अबव एज हो चुकी हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इन एज को देखते हुए काफ़ी ऐसा अच्छा फील नहीं करते हैं कि हम एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहे हैं। और सेम पे स्केल, सेम ग्रुप, सेम पोस्ट पे और डिपार्टमेंट की जो पोस्टें हैं वो 18 to 35 तक है। 21 से 35 ईयर्स इन्होंने मांग रखा है। पर एक जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की ही पोस्ट एक ऐसी है जिसमें हर जगह 21 से 30 ही मांगते हैं। चलिए, अब क्या कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते तो वो नहीं, जो नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता। चलो, जो भर सकते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि उनको मौका मिल रहा है, और वो भी अगर तैयारी नहीं करेंगे ना तो इससे अच्छे मौके कभी बार बार नहीं आएंगे, क्योंकि अभी एम्स बन रहे हैं और कुछ चालू है और कुछ रहते हैं। तो आपको ये मौका मिल रहा है अपने आप को निचोड़ने का, ठीक है। वो कहते हैं ना कि नहीं, वैकेंसी आती नहीं है, वैकेंसी आती नहीं है। वैकेंसी तो आ गई है, अब आपके अंदर दम होना चाहिए कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना अपने आप को बढ़ाते हैं। अब एज रिलैक्सेशन इन्होंने यहाँ पे दी है, नीचे वैसे दे रखी है, आगे जब चलेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पे जो वैकेंसी एज है वो 21 से 30 साल इन्होंने ले रखी है। और SC/ST की रिजर्वेशन यहाँ 5 ईयर है, OBC की 3 ईयर है, PWD की 10 ईयर है, एक्स सर्विसमैन की 5 ईयर है, ठीक है। ग्रुप बी की 5 ईयर है, ग्रुप सी की 3 ईयर है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रुप बी की 5 ईयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ग्रुप बी की 40 एज है, 43, 45, ठीक है। तो आप ये चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है ग्रुप सी की, ये आपकी सारी रिजर्वेशन है, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सारी की सारी जो आपको सूट करती है, जिसमें आप भर सकते हैं, वही आप क्लिक करिएगा। नोट पढ़ लेते हैं क्योंकि नोट थोड़े ज़रूरी होते हैं नोट पढ़ने। The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in the Schedule 1. The upper age limit in respect of Schedule Caste, ST, ex-servicemen, issue and other special category of persons, etc. shall be relaxable in accordance with the order issued by the Government of India from time to time. ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं जो ऊपर ये रिजर्वेशन दी हुई हैं वे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही दी गई हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप से कोई रिजर्वेशन ऐड नहीं की है, वो बस इतना आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। ये सारे दे रखे हैं, कोई इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ये, आप अपना वीडियो पॉज करके अगर इन केस आप पढ़ना चाहते हैं एक्ट वगैरह, ये पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आते हैं ये एक्ट। एम्स ऋषिकेश में एक एक्ट पूछा गया था और वो एक्ट था आपका एप्टा, APTA, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेना आप, ये नॉलेज है। अब इसमें लिखा हुआ है ना RPWD एक्ट 2016, तो किसके लिए है, तो ये सारी आप ना रीड करना ज़रूर, ठीक है, आपके ही काम आएंगी। क्या पता कौन कौन एग्जामिनर इस फॉर्म को फिर देखते हुए और एक क्वेश्चन डाल दे।
आगे आप देखिए, ये गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन है आपकी। ये तो आपके जब आप एग्ज़ाम भी देंगे ना तब भी आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन, पर भरने से पहले एक बार ज़रूर आप इनको पढ़ लेना सारी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से। अब करते हैं, देखिए ये डिपार्टमेंट्स हैं आपके, ये एम्स बठिंडा, भोपाल, नगर, बिलासपुर, देवघर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, ऋषिकेश एंड विजयपुर। तो अब ये देखिए सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये है पोस्ट आपकी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, ठीक है। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इनकी कौन कौन से एम्स ने मांग रखी है? 9 एम्स ने इनको मांगा हुआ है, ठीक है। लेवल 7 है ये पे लेवल। और नेक्स्ट है आपकी असिस्टेंट डाइटिशियन, फिर है असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट। देखिए इसमें इन्होंने 35 मांग रखी है और इसमें इन्होंने 30 मांग रखी है। बायोमेडिकल इंजीनियर, कैशियर, चीफ कैशियर, कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, रिकॉर्ड क्लर्क। अब चलते हैं आगे, देखिए ये तो बहुत सारे वैकेंसीज हैं। CSSD टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डेंटल हाइजेनिस्ट, डाइटिशियन। देखिए डाइटिशियन कितनी पोस्टें आई हुई हैं डाइटिशियन की, कितने एम्स ने मांग रखी है। और एज भी 21 से 35 साल है और रिजर्वेशन अलग, लेवल 7 की ये ग्रेड है। डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर जमादार, गैस पंप मैकेनिक, हेल्थ एजुकेटर, हिंदी ऑफिसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल में मांग रखा है इन्होंने, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर हिंदी ऑफिसर। अब हमारे काम की जो वैकेंसी हैं वो हैं जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो हमारे लिए तो यही ज़रूरी है। अब ये जो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं 4 एम्स में निकली हैं और वो कौन कौन सी हैं? एक तो है बठिंडा, बिलासपुर, मंगलगिरी एंड नागपुर। सॉरी। देखिए एज लिमिट है यहाँ पे आपकी 18 से 30 और रिलैक्सेबल फॉर एम्प्लॉय ऑफ एम्स अप टू 40 ईयर्स, ठीक है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए हैं उनकी रिलैक्सेबल है 40। हर एक एम्स में 20 से 30, 21 से 30, 21 से 30। पे लेवल कितना है यहाँ पे? पे लेवल है 6।
लेवल 6 एंड लेवल 6। अब देखिए लेवल 6 नीचे वाले में भी है, पर इन्होंने अप टू 35 ईयर्स गिवन है। अब पता नहीं ये एज ये किस तरीके से डालते हैं, मुझे तो खुद ही आइडिया नहीं है इन एज का। क्वालिफ़िकेशन आप देखिए, इन्होंने क्वालिफ़िकेशन जैसे कि इन सारे एम्स को ये पता है कि फिजियोथेरेपी की ना ऑल इंडिया काउंसिल है, नेशनल काउंसिल बनी हुई है। इस तरीके से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग लेते हैं। इनको खुद भी ये नहीं पता कि हमारी कोई नेशनल काउंसिल नहीं है, और नेशनल काउंसिल क्योंकि ये तो सेंटर की जॉब है और इसमें जो काउंसिल है वो सेंटर की ही चलेगी। अब काउंसिल ही नहीं है तो वो स्टेट के कैसे चला सकते हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ दिल्ली वाले ही इन फॉर्म्स को भरेंगे? डीसीपीटी है, हरियाणा की काउंसिल है, जैसे कि यूपी में नहीं है, और भी सारे कैंडिडेट हैं जो त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं वहाँ के काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे काउंसिल है ही नहीं, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को फिल कैसे कर सकते हैं? वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए मैं आपको गाइड कर दूंगी, रिजल्ट क्या रहेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। 12th साइंस सबने कर रखी होगी, बैचलर डिग्री सबके पास है, ठीक है। ये देखिए जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट एम्स बठिंडा ने मांग रखी है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे ना अब आप ध्यान से देखते रहना, सिर्फ एक एम्स ने काउंसिल नहीं मांगी है, वो है बठिंडा वाली, ठीक है, पंजाब वाली। तो जो जिन बच्चों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, काउंसिल मेंबर नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, और वो एलिजिबल एज इनकी अभी भरने की रह रही है 18 से 30 और उनकी रिजर्वेशन रह रही है, वो इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। एम्स बठिंडा, ठीक है, उन्होंने ये क्वालिफ़िकेशन मांग ही नहीं रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप भरें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इनकी वेबसाइट पे एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उनसे पूछें कि सर इसमें जो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की एम्स बठिंडा है उसमें ये क्वालिफ़िकेशन है और वो हमारी कंप्लीट है, बट हमारा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग? 2 ईयर एक्सपीरियंस या रजिस्टर विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल। तो वो आपको एक तरीका बता देंगे। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक ही एम्स ऐसा है जिसने समझदारी की बात करी है, ठीक है, ये बठिंडा वालों ने 12th साइंस और बैचलर डिग्री चाहिए इनको, बस, और कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बट इन्होंने क्या किया है कि बैचलर डिग्री या तो फिजियोथेरेपी में हो और या फिर ऑक्यूपेशन थेरेपी में हो, ठीक है। देखिए इन्होंने दो डिपार्टमेंट्स की डिग्री मांग ली है, या तो फिजियोथेरेपी हो या फिर ऑक्यूपेशन, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा हो जाएगा। फिर है एम्स बिलासपुर, 21 से 30 साल मांग रखा है, लेवल 6 है। इन्होंने 10th 12th भी साइंस चाहिए, बैचलर डिग्री भी चाहिए इनको, यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑफ फिजियोथेरेपी इन्होंने मांगी है। 2 ईयर इनको एक्सपीरियंस चाहिए। चलो थैंक गॉड कि इन्होंने यहाँ पे 100 बेडेड नहीं लिखा, वाकई में, और 100 बेडेड भी लिख देते ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो छठे छठाई बच्चे होते हैं और वही जाते हैं। और 4th है 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, रजिस्टर विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल। देखिए एक कैंडिडेट ने मेरे पास मैसेज किया था कि इन्होंने रजिस्टर विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल बोला है, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांग रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन काउंसिल नंबर फिल करना है, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आपने 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ जॉब की है, वो रजिस्टर होना चाहिए फिजियोथेरेपी काउंसिल से। इसका मीन ये है ना कि ये कि आपका सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री
डिग्री के बाद जो काउंसिल होती है वो फिजियोथेरेपी काउंसिल मांग रहे हैं। नहीं, यहाँ पे ये इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है आपने 10+2 की हो पीसीबी से, बीपीटी की आपके पास डिग्री हो, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, और वो जो एक्सपीरियंस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए काउंसिल में से। अब मेरी बात समझ गए होंगे बच्चे, क्योंकि मैंने भी इसको अभी ध्यान से पढ़ा है तो मुझे अभी समझ में आया है। वो आपके काउंसिल सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ जहाँ आपने एक्सपीरियंस लिया है, जैसे कि कुछ बच्चे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो अपना काउंसिल नंबर लिख देंगे आपके सर्टिफिकेट पे कि ये काउंसिल नंबर है हमारा, बस वही गिवन करना और कोई गिवन नहीं करना, आपको अपना सेल्फ नहीं करना है। जैसे मेरे पास हरियाणा काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है कि मैं अपना इस रजिस्ट्रेशन के बेस अपना क्लिनिक रन कर पाऊँगी, ऐसे ही इन्होंने ये गिवन किया है कि आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन हो और 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद रजिस्टर्ड विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल। वो जहाँ पे आपने काम किया है वो इंस्टीट्यूट, वो डिपार्टमेंट, वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सलूशन अब निकल गया है। और देखो ये तो अवेलेबल आप करवा ही सकते हो अपने जहाँ भी आपने वर्क किया है वहाँ आप देख लेना और वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट बनवाओ जल्दी से जल्दी। और क्योंकि ये रजिस्टर्ड काउंसिल तो डालते ही नहीं है किसी भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे जहाँ हम वर्क करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह। अगर किसी के सर्टिफिकेट पे नहीं है तो दोबारा से आप डिपार्टमेंट जाओ और वहाँ पे बोलो कि सर यहाँ पे हमें इसमें मेंशन कर दो कि आपका जो डिपार्टमेंट है, ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, ये काउंसिल रजिस्टर्ड है। देखो तीनों में ही एम्स मंगलपुरी में भी यही मांग रखा है और नागपुर वाले में भी यही मांग रखा है। तो डोंट वरी, जो जैसे एलिजिबल होता है वो वैसे ही भरे। और देखिए, देखो मैं तो फॉर्म नहीं भर पाऊँगी, अगर मैं भर पाती तो मैं आपको ना भरने का तरीका सारा बता देती कि कैसे भरना है, कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे और कौन कौन से नहीं भरने हैं। तो मुझे अब ये इतना आइडिया भी नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि अलग अलग एम्स में ऑप्शंस आएंगे या जिनके पास अलग आते हैं और जिनके पास जैसे क्वालिफ़िकेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना भर लेना, क्योंकि ये तो भरते वक्त ही पता लगेगा कि वो क्या क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है। फिर है जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर, जूनियर स्केल स्टेनो, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर, जूनियर वार्डन, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब टेक्नीशियन, लॉन्ड्री मैनेजमेंट मैनेजर, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, लीगल असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, लाइब्रेरियन ग्रेड 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, लाइनमैन, मैनेजर, सुपरवाइज़र, गैस ऑफिसर, मेन फोल्ड रूम अटेंडेंट, मेन फोल्ड टेक्नीशियन, गैस मैकेनिक, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर 2, मेडिकल सोशल वर्कर, मॉडलर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मॉडलर, मॉर्चरी अटेंडेंट, मल्टी रीहैब वर्कर। देखिए अब एक ये है आपका मल्टी रीहैब वर्कर फिजियोथेरेपिस्ट। अब यहाँ पे भी इन्होंने एक तो एम्स भोपाल ने मांगा है और एक एम्स ऋषिकेश ने। यहाँ भी लेवल 6 पे है और एज क्या है 20 से 30 है। अरे भाई यहाँ पे तो कम से कम 35 दे देते,
इन्होंने बोला है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड 2 साल का एक्सपीरियंस। डिप्लोमा वालों के लिए इन्होंने और डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल। ठीक है, मल्टी रिहैब वर्कर फिजियोथेरेपिस्ट एम्स ऋषिकेश में भी यही बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन विद 5 ईयर्स रजिस्टर्ड विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल। अब इसमें इन्होंने सेल्फ फिजियोथेरेपी जो काउंसिल रजिस्ट्रेशन है नंबर है वो मांगा गया है। ठीक है, अब पता नहीं ये क्या चाहते हैं, किस तरीके से ये क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, समझ में ही नहीं आता कि ये करना क्या चाहते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ओनली एम्स भोपाल में है ऑक्यूपेशनल की, और इसमें भी सेम एज इट इज़ फिजियो की तरह ही इन्होंने क्वालिफिकेशन को दिया हुआ है। ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड, ऑप्टोमेट्रिस्ट, PACS एडमिनिस्ट्रेशन, परफ्यूशनिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। फिर आ गई फिजियोथेरेपिस्ट की गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में है आपकी 21 से 30, लेवल 6, 12th इन साइंस, बैचलर डिग्री इन 2 ईयर एक्सपीरियंस रजिस्टर विद द फिजियोथेरेपी काउंसिल। फिर एम्स जम्मू में 21 से 30, पटना में 21 से 30, सेम एज इट इज़। देखो मेरे पास ये सारी क्वालिफ़िकेशन है, बट मेरे पास यहाँ पर एज नहीं है। अगर किसी में एज 21 से 35 भी मिल जाए तो मैं भर दूँ। चलिए आगे करते हैं। प्लम्बर, प्राइवेट सेक्रेटरी प्रोग्राम पर देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं। अब की बार ये टोटल वैकेंसीज इन्होंने निकाल दी हैं, प्लीज़ अपनी तैयारी को अच्छे से करें। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ नर्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन, सीनियर मैकेनिक, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर टेक्नीशियन, सोशल वर्कर, स्टैटिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एंड स्टोर अटेंडेंट, स्टोर कीपर, टेलर, TB एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन OT, टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, टेक्नीशियन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र, वोकेशन काउंसलर, वार्डन, वायरमैन, योगा इंस्ट्रक्टर। योगा इंस्ट्रक्टर जो योगा के कैंडिडेट हैं एम्स बठिंडा, गुवाहाटी, जम्मू, नागपुर। एज लिमिट 21 to 35 years, level 7, graduate from recognized university with diploma in yoga from a recognized institute by the government, graduate in yoga science। देखो या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए योगा में, और 5 year experience of teaching and training of yoga in a recognized institute, desirable experience of yoga in orthopedics। ठीक है, तो डिजायरेबल ये किस में लेंगे, एक्सपीरियंस होगा जिसको योगा में इन ऑर्थोपेडिक्स में। अगर यहाँ पे ये लिख देते कि फिजियो एंड योगा, ठीक है, फिजियोथेरेपी प्लस योगा कर देते, डिजायरेबल फिजियोथेरेपी प्लस योगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट फिजियोथेरेपिस्ट भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते थे। एम्स गुवाहाटी में सेम डिजायरेबल इन्होंने क्वालिफ़िकेशन को मांगा गया है, ये भी क्वालिफ़िकेशन, ये भी क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, 5 year experience of teaching and training of yoga in a recognized institute, desirable,
रहेंगे एक्सपीरियंस ऑफ योगा इन ऑर्थोपेडिक्स। नेक्स्ट चलते हैं देखिए ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज आपकी दे रखी है कि कितनी कितनी पोस्ट हैं। चलो यहाँ पे हम फिजियोथेरेपिस्ट की देख लेते हैं। देखने को तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी पोस्टें मिलेंगी। जनरल टोटल पोस्ट हैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 7 वैकेंसी तो आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। 7 और सारी ही जनरल हैं। चलते हैं आगे। फिर टोटल वैकेंसी पता लग जाएगी ना हमें। मल्टी रिएम में भी आप अप्लाई कर देना। मल्टी रिएम में 4 हैं, 7 + 4 11 11 + 4 15। यहाँ पे फिजियो की जो पोस्ट है ओनली 15 हैं, 15 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और हम योगा के भी देख लेते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर के हैं यहाँ पे ओनली 4 वैकेंसी, ठीक है। वैसे वैकेंसी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, पर बस ये कॉमन है। आपको 15 जो फिजियोज़ की वैकेंसीज़ हैं इनमें आपको फ़ाइट करने का एक अच्छा मौका है। जहाँ 5 होती हैं उससे बेटर है कि 15 होना, ठीक है। तो 15 वैकेंसीज़ ये लेंगे फिजियो की और 4 वैकेंसी लेंगे ये योगा की। सो आप अपनी तैयारी करें। एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल कर दें, एलिजिबल नहीं हैं तो रहने दें, मत करिएगा। आप देखिए ये इम्पोर्टेंट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। टोल फ्री नंबर ये है आपका, रेज क्वेरी, ठीक है। टाइमिंग 10 से 5 है मंडे टू फ्राइडे और 10 से 1 है सैटरडे। तो कोई भी अगर आपको फॉर्म भरने में या कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। ये आपके फॉर्म्स हैं, ठीक है। सो आप ये सारी डिटेल पढ़ लेना अच्छे से। डिटेल पढ़ने के बाद अपने फॉर्म को अच्छे से ध्यान से अपना फिल करना और फिल करने के बाद अपनी तैयारी को अच्छे से रेगुलर करना, ठीक है। रेगुलर करते रहोगे तो ही अच्छा रहेगा। कभी ना कभी तो कुछ कभी तो लक होगा आपकी मेहनत का कि आप आज के लिए ये काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपको बता देंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। गुड लक सभी को, बाय।